हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जिसमें कि हम टॉप 50 सवाल इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए हैं वो सब प्रीवियस पेपर से पूछे हुए सवाल हैं। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जिसने पहले भी कभी एग्जाम दिया होगा वो इन सवालों को ज़रूर जान लेगा, पहचान लेगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, ब्रेड के किण्वन के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उत्तरदायी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किण्वन। आपको किण्वन वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से और मेंशन किया हुआ है ताकि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तब इसके बारे में हम और अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है, तो ये है कि ब्रेड बनाते समय यीस्ट शर्करा का किण्वन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यही गैस ब्रेड को फुलाने का कार्य करती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। विलयनों में अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, सी, यानी कि हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+। किसी विलयन को हाइड्रोजन आयन H+ की उपस्थिति उसे अम्लीय बनाती है। H+ आयनों की मात्रा जितनी अधिक होगी, अम्लीयता उतनी अधिक होगी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने के पर्यवेक्षण में एक प्रकीर्ण प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना डैश, यहाँ पे इसका ऑप्शन को रखना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड। गीगर और मार्सडेन ने रदरफोर्ड के निर्देशन में स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था, जिसने परमाणु की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्वर्ण पत्री प्रयोग के परिणामों के आधार पर परमाणु नाभिकीय मॉडल का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्री प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन तथा धनावेशिक नाभिक होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व को धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सल्फर। सल्फर एक अधातु है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये अधातुएं होती हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और आपको इस पूरे मॉक टेस्ट में किसी भी सवाल को लेकर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक होकर उसको कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ठोसों में उनके सुसंकलित कणों के कारण कौन सा गुण विद्यमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दृढ़ता। ठोसों के कण बहुत निकट और व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, जिससे उनमें दृढ़ता एवं निश्चित आकार पाया जाता है। अगला सवाल यह है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का विखंडित होता हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, ऑक्सीजन O2 के अणु की परमाणुकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2। ठीक है, ऑक्सीजन का एक अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए सामान्य शब्द समीकरण को सही प्रकार से पूरा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्ल वर्षा के निर्माण से सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण
होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गैस को उत्कृष्ट गैस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। आर्गन, नियॉन और हीलियम उत्कृष्ट गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन एक सक्रिय अधातु गैस है और उत्कृष्ट गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज होते हैं, जबकि सोना, तांबा और लौह अयस्क धात्विक संसाधन हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 में 97 में, ठीक है, वर्ष 1897 में जे थॉमसन के कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक CO2 को कार्बनिक रूप में स्थिरीकरण कर किस चरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केल्विन बेसन चक्र। केल्विन चक्र में CO2 का स्थिरीकरण होकर ग्लूकोज जैसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अगला सवाल देखेंगे, आनुवंशिकी में पनेट वर्ग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आनुवंशिक क्रॉस के परिणामों की भविष्यवाणी करना। पनेट वर्ग का उपयोग संकरण से उत्पन्न संतानों के संभावित जीनोटाइप और फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए किया। अगला सवाल यह है कि एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी सामान्यतः किस लक्षणीय अनुपात को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3:1। मेंडल एक एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, CO2 के साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए कौन से समारंभक आवश्यक होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ATP और NADPH। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं में बने ATP और NADPH केल्विन चक्र में CO2 के स्थिरीकरण हेतु ऊर्जा एवं अपचायक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह अंकुरित भावी जीवन चक्र दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कवक। अधिकांश कवकों के जीवन चक्र में अंकुरित अवस्था प्रमुख होती है, इसलिए इन्हें अंकुरित भावी जीव कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, बांस में पर्णशिरा विन्यास और जड़ संरचना की क्या पहचान होती है? बांस मतलब बांस का जो पेड़ होता है, इसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर शिरा विन्यास और झगड़ा जड़। उसकी जो जड़ें होती हैं वो झगड़ा टाइप की होती हैं। ठीक है, बांस एक बीजपत्री पौधा है जिसमें समांतर शिरा विन्यास तथा रेशेदार झगड़ा जड़ पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि युग्म विकल्पी, एलिल भी उसको कहा जाता है। किसी जीन के वैकल्पिक रूपों को एलिल कहा जाता है जो किसी विशेष लक्षण की विभिन्न अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पियों के पृथक्करण की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार युग्म बनते समय जीन के दोनों एलिल अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक एलिल जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, अनार के जिस भाग का उपभोग किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उपभोग का मतलब अनार के किस भाग को खाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बीजावरण। अनार का खाने योग्य भाग जो होता है बीज भाग चारों ओर उपस्थित रसयुक्त बीजावरण होता है। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट्स को शैवाल से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रायोफाइट्स युग्मज में भ्रूण के निर्माण तथा प्रदर्शन करते हैं। भ्रूण निर्माण की विशेषता ब्रायोफाइट्स को शैवाल से अलग करती है और इन्हें पादप जगत में उच्च स्थान प्रदान करती है। अगला सवाल देखेंगे, तना जो रूपांतरित होकर चपटा हो जाता है और पत्ती के स्थान पर प्रकाश संश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्णाभपर्ण क्लेडोड भी इसको कहा जाता है। कुछ पौधों में तना चपटा होकर पत्ती जैसा दिखाई देता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जिसे क्लेडोड कहते हैं। अगला सवाल है, स्टारफिश जैसे एकाइनोडर्म में जलवाहिकीय तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है गैस विनिमय का करना। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गमन और भोजन करना। ठीक है, जलवाहिकीय तंत्र स्टारफिश को चलने, भोजन पकड़ने तथा अन्य गतिविधियों में सहायता करता है। अगला सवाल देखेंगे, एक कोशिकीय जाति के पौधों में पत्ती जैसा दिखाई देने वाला रूपांतरित पर्णवृत्त क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्णाभवृत्त, यानी कि फाइलोड भी उसको कहा जाता है। एक कोशिकीय में पर्णवृत्त चपटा होकर पत्ती जैसा कार्य करता है, जिसे फाइलोड कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कशेरुकी जीवों के किस वर्ग में शीत रक्तता तथा शुष्क त्वचा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरीसृप, और इसको रेप्टिलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरीसृप शीत रक्ती जीव होते हैं तथा उनकी त्वचा शुष्क और शल्क युक्त होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना एक। ठीक है, सूत्री विभाजन में पश्चावस्था अंत्यावस्था संक्रमण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण प्रारंभ करना। पश्चावस्था के बाद अंत्यावस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर नए केंद्रक का निर्माण शुरू करते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिका की आकृति को बनाए रखने और रचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका पंजर, और इसको साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। ठीक है, साइकोपंजर कोशिका को आकार, मजबूती तथा आंतरिक संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है, सूत्री विभाजन में पश्चावस्था अंत्यावस्था संक्रमण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्धगुण सूत्रों का पृथक्करण और केंद्रीय आवरण का पुनर्निर्माण करना। इस चरण में गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं और नए केंद्रीय आवरण बनने लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जब वृक्क ग्लूकोज को पुनः अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं तो ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। इसे स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, जो प्राय मधुमेह से जुड़ा होता है। अगला सवाल है, सात्विक आहार में विशेष रूप से किस प्रकार के अन्न को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल चावल और बिना पॉलिश किए हुए चावल। ठीक है, तो सात्विक आहार में प्राकृतिक, कम संसाधित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अगला सवाल यह है, लक्षणों का कौन सा संयोजन मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा की सबसे सामान्य विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बुखार, खांसी और शरीर में दर्द। इन्फ्लुएंजा का एक विषाणु जनित रोग है जिसमें बुखार, खांसी, गले में दर्द और शरीर दर्द में प्रमुख लक्षण हुए होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, डीएनए अणु कोशिका के शेष भाग से संचार करने के लिए किस मध्यस्थ का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि mRNA। ठीक है,
mRNA DNA से आनुवंशिक सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो अगला सवाल देखेंगे, मानव यकृत और पेशियों के ऊतकों में संचित ऊर्जा मुख्यतः किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लाइकोजन। मनुष्यों और अन्य जंतुओं में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला सवाल देखेंगे, कई पादप चिपचिपा दूध या तरल स्रावित करते हैं और इसका उपयोग अपने रक्षा तंत्र के लिए करते हैं। इस तरल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लेटेक्स। ठीक है, तो लेटेक्स एक दूधे स्राव है जो पौधों को कीटों और शाकाहारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल को अवशोषित करके जेल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये जेल नहीं है जल है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अवशोषित करके जल बनाने की क्षमता के कारण सॉस और सूप को गाढ़ा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मंड यानी कि स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च जल को अवशोषित करके फूल जाता है और गाढ़ापन उत्पन्न करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से आयन पर्णहरित क्लोरोफिल को प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि Mg। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम Mg आयन उपस्थित होता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ये कथन जो गलत है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है डीएनए। ये डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, और ये आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, सवाल को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। डीएनए और आरएनए जैव अणुओं के किस वर्ग से संबंधित ये होते हैं? तो इसका सही आंसर है वह न्यूक्लिक अम्ल यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए आनुवांशिक सूचना को संग्रहित एवं संचारित करने वाले न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में किस प्रकार के ग्राही स्वाद का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रस संवेदी ग्राही। जीभ पर उपस्थित रस संवेदी ग्राही विभिन्न स्वादों को पहचानते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा निर्मित प्राथमिक भोजन या ऊर्जा स्रोत किसका एक प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक सरल उत्तक का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि जाइलम। जाइलम एक जटिल उत्तक है जबकि अन्य 3 सरल उत्तक होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में उत्तकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर है वह है प्रोटीन यानी कि ऑप्शन सी। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, उत्तक निर्माण तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक ये होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण सभी सजीवों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जनन क्षमता। ठीक है, सभी जीवों में अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन की क्षमता पाई जाती है। अगला सवाल है, कौन सा पादप उत्तक जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जाइलम। जाइलम जो है जल और खनिज लवणों को जड़ से
पौधों के अन्य भागों को तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला सवाल यह है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेरी। विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख वर्णक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पर्णहरित। इसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करता है। अगला सवाल देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे 50 सवालों का मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि RRB हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, तो मैं उन सभी एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लेके आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर कर लेना। और अगर आप इस मॉक टेस्ट में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।